नमस्कार, मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं शब्दों के जादूगर, पोएट, शायर, लिरिसिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर एएम तुराज साहब। उनकी फ़िल्मों की बात करें तो पद्मावत, गुज़ारिश, बाजीराव मस्तानी और हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार और फ़हरिस्त बहुत लंबी है। कैसे हैं? जी, मैं अच्छा हूँ। प बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आपका। पहले तो आपके नाम से शुरू करते हैं, आस मोहम्मद, और जो तखल्लुस आपने खुद से शायद रखा है जहाँ तक मुझे पता है। जी। ये एएम तुराज, ये जो नाम है एकदम अलग सा है, वो साउंड भी अलग करता है। इसके पीछे की कहानी बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये बताता चलूँ यहाँ पे कि तुराज़ एएम तो आस मोहम्मद मेरा नाम है और जब मैंने तखल्लुस रखा शायरी का, ये मैंने बॉम्बे आने से पहले ही रख लिया था। तो मुझे लगा कि आस मोहम्मद तुराज़ अगर मैं रखूँगा तो ये बहुत लंबा होगा और जैसा कि हमारे यहाँ चलन है क्रेडिट का, मेन तो वही है यहाँ पे, तो वो पोस्टर पे वो आस मोहम्मद तुराज़ वो 2-3 लोगों की जगह घेरेगा, तो मुझे लगा ये नाइंसाफ़ी है। पोस्टर पे और भी बहुत लोग होते हैं जिनके क्रेडिट आते हैं और इतना लंबा नाम जो है वो याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने उसको जो है वो छोटा कर दिया, एएम कर दिया, ताकि मेरा अपना नाम भी रहे और उसके निशान रहे, मतलब उस नाम के, और वो थोड़ी-सी जगह कम ले। और तुराज़ जो है मेरा तखल्लुस है और तुराज़ के मायने में यहाँ बताता चलूँ, इसका मतलब है नक्श निगार, यानी अपनी पहचान छोड़ देने वाला, अपनी छाप छोड़ देने वाला और जाने के बाद याद रहने वाला। तो मुझे लगा ये अच्छा मतलब है, तो ये रख देते हैं। आप पहचान तो छोड़ ही रहे हैं अपने काम से। जी, बस कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं इस नाम की वजह से थोड़ी बहुत हो रही है या हम कुछ कर रहे हैं, ये मालूम नहीं। साढ़े 19 साल की उम्र में लगभग, जो मुझे जी, पता है, आप मुंबई आ गए थे। जी। मुजफ्फरनगर जैसे इलाके के हैं और उसमें भी एक छोटे से गांव के। शेरो शायरी, लिरिक्स राइटिंग, फ़िल्मों में आने की जो ये चीज़ है, ये जो जद्दोजहद है, वो कहाँ से आई? देखिए, जैसा कि आप हमारे एरिया से मेरे ख़्याल से काफ़ी वाकिफ़ हैं और आपने रिसर्च भी किया है, तो वो बहुत ही बंजर ज़मीन है हमारा इलाका इस मामले में, आर्ट के मामले में। वैसे तो वो बड़े नाम हैं वहाँ के और दूसरी चीज़ों में और माशाल्लाह जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मैं उसकी बहुत कद्र करता हूँ, चूँकि मैं वहाँ पैदा हुआ और अ, उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जगह के मेरे ऊपर कुछ हक भी हैं जो मैं अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सबको करना चाहिए, हमारी मिट्टी से हमें ऐसे तो पूरा देश हमारा है, बट एक जगह पर्टिकुलर जहाँ हम पैदा होते हैं। तो वहाँ पे कोई किसी की सुनता नहीं है, आज भी ऐसा ज़रा माहौल है। तो मैं जब वहाँ रह रहा था और मैं तकरीबन 17 या 18 साल का होने जा रहा हूँगा, तो उस वक़्त मेरे साथ और मेरे आस-पास कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो जो मेरे पे बड़ा इफ़ेक्ट कर रही थी और बड़ा असर था मेरे ऊपर उनका। मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हो रही थी। जैसे? जैसे ब जो उस उम्र में होती हैं, वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। हाँ, तो आस-पास भी कुछ चीज़ें हो रही थी और दूसरा ये भी था कि कहीं न कहीं ये था कि मेरे ख़ानदान में, मेरे घर पे आज भी खेती होती है, मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ। तो पिछली जितनी पुश्तें भी मैं जानता हूँ, एक खेती ही होती चली आ रही थी, तो मुझे भी ये था कि कहीं न कहीं मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग करना है। और उसमें कोई घरवालों का सपोर्ट था नहीं, क्योंकि जो होता आ रहा वही कीजिए, जो पढ़ लिखना है जितना उतना पढ़िए और फिर अपना खेती कीजिए। तो मुझे वो थोड़ा अलग करना था, ये भी एक जो है उसका रीज़न था। और फिर तो वो बहुत सारी बातें मेरे आस-पास इकट्ठा हो गई जो मुझे कहनी थी, या जैसा कि वहाँ का माहौल है, कोई किसी की सुनता नहीं है, आज तो ख़ैर थोड़ा बदला है। उस वक़्त तो बिल्कुल कोई किसी की सुनता नहीं था, सब क्राइम का दबदबा ज़्यादा था। हाँ, सब अपनी-अपनी बजाते थे। तो उसमें ये हुआ कि अब मैं एक तो छोटी उम्र, छोटा मुँह और बड़ी बातें कुछ कहना चाहता था, लोगों को समझाना चाहता था और अपने आप के अंदर भी कुछ एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता था, तो वो मुझे बातें कहने के लिए एक एक किसी ज़बान की या किसी मीडियम की ज़रूरत थी। और शायरी चूँकि मैं बचपन से सुनता हूँ, पढ़ता था, तो मुझे लगा इससे बेहतर कोई मीडियम नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि शायरी लोग आज भी सुनते हैं, कोई किसी की बात सुनता हो या ना सुनता हो, लेकिन शायरी सुनी जाती है, राइटिंग सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। तो बस मुझे लगा इससे बेहतर तो कोई मीडियम है ही नहीं और मैंने वो शायरी का मीडियम चुना, जिससे मैंने बहुत सारी बातें जो मेरे साथ हो रही थी और जिनको मैं कहना चाहता था वो भी। और जो देखिए, एक बात और बताता चलूँ कि शायर या राइटर सिर्फ़ वो बात नहीं कहता जो उसके साथ हो रही होती है।
वो भी बातें कहता है और कहने की कोशिश करता है, और कहने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो उसके आस-पास मुआशरे में हो रही होती है, या उसके जो करीबी लोग हैं उनके साथ हो रही होती है। आप जैसे 19.5 की उम्र में आ गए थे, उनको मीटर का, धुन का, इस तरह की चीज़ों का इल्म नहीं है, तो कैसे काम करेगा? देखिए, इसका तो कोई चारा ही नहीं है क्योंकि क्या होता है ना, शायरी के जो मीटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो अलग हैं। और हालाँकि वही मीटर्स हैं म्यूज़िक के भी, लेकिन म्यूज़िक में एक लिबर्टी इन लोगों ने ये ली हुई है कि ये जहाँ चाहे इसको रोक दें और जहाँ चाहे इसको लंबा कर दें। और एक लाइन वो लंबी कर सकते हैं, दूसरी लाइन होते उसमें भी रुकन है वो, वही जो शायरी में होते हैं। शायरी के अलग पैरामीटर, उसमें क्या है, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने 3 रुकन लिए हैं तो दूसरा मिसरा भी 3 और फिर तीसरा भी, वो एक उसमें ज़्यादा, उसमें आज़ादी नहीं है। इन्होंने ले ली है। अच्छा, पता नहीं कहाँ से इनको किसने दी है, वो हमें मालूम नहीं है। तो वो आज़ादी इन्होंने ले ली और ये उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो वो जब एक शायर आता है, वो जो शायरी पे काम करके आता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है ये। और बहुत सारे शायर यहाँ आए भी हैं जो जो यहाँ कई-कई साल रहे और फिर वापस चले गए, क्योंकि ये बड़ा एक मुश्किल तरीन मामला है, क्योंकि उसकी पूरी स्टडी और पूरा रियाज़ उसका उन धुनों पे हुआ होता है। तो इन पे नहीं हुआ होता, यहाँ अलग है। ख़ैर ये रहते-रहते फिर आ जाता है, तो उसके लिए तो यहीं आना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं। और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स का भी अपना एक वो रहता है, फ्लेवर जी डालने की हाँ। कोशिश की जाती है, उसको किस तरीके से लेते हो? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो शायर हज़रात हैं हमारे, जैसे मैं मुशायरों में जाता हूँ या पोएट्री के इवेंट में, तो वहाँ शायर मिलते हैं, वो बड़ी तनकीदें करते हैं कि साहब, क्रिटिक्स उनका बड़ा रहता है कि साहब वो क्या शायरी, और एकदम बकवास लिखा जा रहा है फ़िल्मों में तो, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो मैं उनसे कहता हूँ देखिए भाई, बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि कुछ बकवासें भी हो रही हैं, लेकिन वो बकवासें करना भी इतना मुश्किल काम है कि 10 गज़लें लिखना आसान है, 1 गाना लिखना मुश्किल है। क्योंकि उसमें एक तो वो धुन के पैरामीटर्स होते हैं, और फिर एक साउंड जो कंपोज़र एक सोचता है ना कि ये साउंड निकलना चाहिए, वो होता है। और दूसरा डायरेक्टर की सिचुएशन होती है, तीसरा प्रोड्यूसर की ईगो होती है, उसे भी आपको पैसिफ़ाई करनी है। फिर वो प्रोड्यूसर के जानने वाले 1-2 लोग, उनकी बेटी आ गई या बेटा या कोई रिश्तेदार बहरहाल, उनको वो वर्ड, नहीं, नहीं हमें ये वर्ड पसंद नहीं है, ये अगर निकाल के आप ये डाल दें, तो सोचो आपको इतने 3-4 लोगों की ईगो भी पैसिफ़ाई करनी है, धुन भी पैसिफ़ाई करनी है, सिचुएशन भी करनी है, तो वो 3 लाइन के मुखड़े में वो 30,000 चीज़ें होती हैं जो एडजस्ट करनी होती है, तो बहुत मुश्किल काम है। और आप एक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भी लिखते हो? आपको बताया जाता है कि इसके ऊपर फ़िल्माया जाएगा? नहीं यार, देखिए, एक्टर के बारे में एक बड़ी चीज़ है, वो मैं कहना चाहूँगा कि एक्टर जो होता है, उसका खुद का वो क्रिएशन नहीं होता है। वो चीज़ों पे एक्टिंग करता है। तो जो लोग उसको सोच के लिखते हैं, क्योंकि उसका कुछ क्रिएशन है ही नहीं, तो उसको सोच के आप लिखेंगे कैसे? वो तो वो रोल करेगा जो हम लिख रहे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्टर को सोच के जो लोग काम करते हैं या बनाते हैं, वो काम के साथ में नाइंसाफ़ी करते हैं। क्योंकि एक्टर तो उस चीज़ पे, आपके क्रिएशन पे परफ़ॉर्म करेगा। उस पे वो एक्सप्रेशन देगा, उसके एक्सप्रेशन तो कुछ है ही नहीं खुद के। उसका तो मेकअप कोई और करता है, कपड़े कोई और बनाता है, उसका स्टोरी जो है किसी और बाल ने कोई और लिखी है। बनाता है, स्टोरी किसी और ने लिखी है, डायरेक्शन कोई और कर रहा है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं अपना। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि उसी को अव्वल बना, जिस आदमी का कुछ नहीं है उसको सब कुछ दे दिया गया है, तो फिर सोचिए वो फिर क्या करेगा उसको। तो आपके साथ कभी ऐसा किसी ने बोला है कि इस फला एक्टर, फला स्टार के ऊपर ये फ़िल्माया जाना है, आप इस हिसाब हाँ, से ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ जो आपको बोल रहा हूँ, ईमानदारी से। मैंने कहा ईमानदारी तो यही है, बेईमानी से आप जो चाहे कर लीजिए और जो चाहे करा लीजिए। आप मालिक हैं साहब, आपको जो करना करें। लेकिन सच्चाई यही है, और इसका नुकसान हो रहा है हमारी फ़िल्मों को, कि एक्टर डिसाइड कर रहा है भाई गाना क्या होना चाहिए। अरे! उसे क्या मालूम, वो दूसरे की फ़िल्म से आ रहा है, हमारी में बात कर रहा है, तीसरे की में जाएगा। यार, मैं उस गाने को, या राइटर उस सीन को, या डायरेक्टर उस सिचुएशन को जी रहा है पिछले 1 साल से, वो तो एक ही काम कर रहा है ना, आप 6 कर रहे हो। तो आप तो इसके साथ इंसाफ कर ही नहीं सकते, लेकिन अब उसी की चल रही है। उसके हिसाब से कपड़े डिसाइड हो रहे हैं, उसके हिसाब से हाई बूज़ा है कि मैं बैठा हूँ, मेरे बाल उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे। यार, बालों का क्या ताल्लुक है फ़िल्म से? अच्छा, अब ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बड़ा, ये डैमेज कर रहा है हमारी जो क्रिएशन है, इंडस्ट्री का जो उसकी प्योरिटी है, उसको मार रहा है। लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। गीतकार ये सोच के उनको अगर बोला भी जाता है तो वो भी सोच के ये लिखते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं है जो नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टार बने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार। अब अभी मुझे एक्टर तो इस रोल में आएगा ना।
तो डायरेक्टर ने मुझे बताया कि ये है। अब मैं कैसे लिखूँ, वो क्या कैसा है, क्या मैं उसको जानता ही नहीं, पर्सनल मेरा कभी मुलाकात ही नहीं उससे, मैंने फ़िल्मों में देखा उस आदमी को। ना उसके पास इतना टाइम है कि वो मेरे साथ बैठ के टाइम स्पेंड करे या बैठे, वो तो है ही नहीं वो। और आस भाई का खुद का जो प्रोसेस है लिरिक्स लिखने का वो क्या है? देखिए मेरा यही है कि मैं अच्छा एक बात यहाँ बताता चलूँ कि मैंने बाकी बहुत सारी फ़िल्में की हैं, तकरीबन 52 या 51 फ़िल्में हो चुकी हैं। लेकिन जितना अच्छा काम संजय लीला भंसाली जी के साथ हुआ है मेरा, उतना किसी और के साथ नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि संजय जी के साथ मैंने जितना भी काम किया है, वो 90% चीज़ें मेरी पहली लिखी हुई हैं। जो मैंने खुद का एक क्रिएशन किया है, एक सोचा है कि ये मुखड़ा हो सकता है, इस पे ऐसा एक्ट हो सकता है, जो मेरी फैंटेसी मतलब मेरा क्रिएशन है ओरिजिनल वो। आइडियाज़। हाँ, वो। तो उस पे संजय जी ने काम किया है। तो मुझे लगता है राइटर का वही होता है या किसी भी क्रिएटर का वही होता है जो वो सोचता है। बाकी जो आपने सोचा मैं उस पे काम कर रहा हूँ, मेरा कहाँ से हुआ? वो मेरा है ही नहीं, वो तो आपका है। ये जो गाना था उड़ी, उसके बोल, उसकी जो राइटिंग वो एकदम अलग थी। हाँ, वो चूँकि मैंने धुन पे लिखा, तो वो धुन का एक अपना साउंड था। उसके स क्या होता है ना, धुन की एक रिक्वायरमेंट होती है अपनी खुद की कि उसको किस तरह के लफ्ज़ और किस तरह का ख़्याल चाहिए। तो वो मैंने उस पे लिखा तो ऑब्वियसली वो अलग साउंड करेगा। वो मेरा उसमें उसमें धुन ज़्यादा हावी थी मेरे ऊपर, मैं तो कहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की, अगर आप देखें तो उसमें कुछ एक ख़्याल बनाने की मैंने कोशिश की थी, जो अंतरे में जाके बना पाया कि पाँव ज़मीं पे हैं या बादल पे, क्या पाँव ज़मीं पे हैं या बादल पे, आके सितारे उलझे आँचल से, और जी ली उम्र सारी इस पल में, कुछ भी नहीं अब मेरे कल में। तो वो एक तो एक बॉलीवुड का स्टाइल तो आपने पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उसमें ख़्याल अपने वो छोड़ा नहीं हाँ, आपने, वो मैं वो अभी भी रखा। मैं छोड़ता ही नहीं, अभी भी मैं जैसे घूमर पे अगर हम बात करेंगे, तो घूमर का भी यही था मैं कि उस पे आता। अगर आप उसमें देखें, घूमर में, उसमें थारे और महारे के अलावा कोई राजस्थानी वर्ड नहीं है। उसमें हिंदी के वर्ड्स हैं, उर्दू के वर्ड्स हैं, पोएट्री करने की मैंने कोशिश की। वो मैं छोड़ता नहीं, वो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी तो उसमें पोएट्री है यार। अगर और जिस काम में आप ये बताएँ मुझे कि जिस काम में मैं हूँ नहीं, वो मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए, फिर वो मैं करूँ या कोई और करे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो बिल्कुल कोई भी इंसान, कोई भी, जैसे आप अगर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपका एक अपना एक यूनिक एक आप अंदर की आपकी खुशबू है, आपका एक स्टाइल है। अगर आपके सवालों में वो बात नहीं है, तो फिर आप कर रहे हैं इंटरव्यू, कोई और कर रहा है, तो क्या मतलब है? तो वो आपका अपना होना चाहिए, उसे कभी हमको छोड़ना ही नहीं है। जी। और फिर जब वो फ़िल्म जो उसका इम्पैक्ट था, उसके जो उससे अलग एक तरीके से कह सकता हूँ म्यूज़िक का इम्पैक्ट अलग था। जी हाँ। वो उस समय जब गाने आए, कैसा फीडबैक मिला और एसएलबी ने आपको क्या कहा फिर? देखिए, चूँकि उस फ़िल्म का म्यूज़िक संजय जी ने किया था और उनकी वो पहली फ़िल्म थी एज़ ए कंपोज़र, तो उनकी भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी और उन्होंने बखूबी उसको निभाई, और उन्होंने बहुत अच्छी धुनें अलग, जो इस उस वक़्त इंडस्ट्री में चल रहा था, उससे अलग उन्होंने कुछ एक साउंड बनाया, वो धुनें बनाई। और उसमें एक आज तक एक खूबी उनकी ये है, उनकी कंपोज़िशन में सभी कंपोज़र अच्छा करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल ये खूबी है कि उनके गाने जो होते हैं, वो लिरिक प्रधान होते हैं। है ना? उसमें, और धुन और लिरिक्स जो हैं वो यहाँ चल रहे होते हैं, और बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िक है और वो कहीं वो पीछे चल उतने रहा है। हावी नहीं होते। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पोएट क्या कहना चाहता है और धुन क्या कह रही है, सिंगर क्या गा रहा है, वो समझ में आता है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है। हुँ। तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिले थे उस समय? उस समय ब काफ़ी एप्रिसिएशन मिला और मुझे पूरी इंडस्ट्री ने हाथों-हाथ लिया, क्योंकि वो एक नई बात थी, तेरा ज़िक्र है या इत्र है, जब-जब करता हूँ महकता हूँ। तो उस गाने पे बहुत एप्रिसिएशन मिला, और बहुत लगभग पूरी इंडस्ट्री से मुझे जो है लोगों ने बुलाया और मुझे सुना। काम हुआ या नहीं हुआ आगे, वो उसके कुछ अलग पहलू होते हैं। बट पूरी इंडस्ट्री ने मुझे हाथों-हाथ लिया और मुझे बुलाया, सुना, कई फ़िल्में भी मिली मुझे उसके बिहाफ़ पे। और मुझे आज भी याद है कि मुझे मुंबई मिरर वालों ने मुझे पहला इंटरव्यू के लिए मुझे फ़ोन किया, और मैं तो और उन्होंने ये बात कही कि हम अ, उस वक़्त उन्होंने बताया था कि हम 8-10 साल के बाद हम किसी लिरिक्स पे बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये बोला, तो मुझे सुन के ये अजीब-सा लगा कि यार ये कोई उल्लू बना रहा है मेरा, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई मैंने इतना कोई अजीब-ओ-गरीब चीज़ लिख दी है। लेकिन वाक़ई में मैं उन्होंने जब वो इंटरव्यू मेरा फ़ोन पे ही किया था, और फिर उन्होंने मुझे अगले दिन मुझे फ़ोन किया कि भाई वो पेपर आपने खरीदा कि नहीं? मैंने कहा नहीं सर, मैंने अभी पढ़ा नहीं है।
तो मैं गया भाग के, और मैंने वो पेपर ख़रीदा और वाक़ई में वो लगा कि नहीं, कुछ काम हुआ है। जी। और भाई कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी फ़िल्म को एक गाने की वजह से पहचान मिल जाए। जी। उस गाने में इतनी बात हो कि उसको देखने का मन करे। जैकपॉट एक फ़िल्म है, जी उसमें हाँ। कभी जो बादल बरसे आपने वो जी। अगर मैं लिरिक्स सही वो पहचान पा रहा हूँ, वो गाना आपका था। और वो आज तक मतलब वो फ़िल्म चले ना चले उसके बारे में हमें बात खुद हो ना याद नहीं हो है फ़िल्म का नाम, सच्ची बात हाँ, बताएँ तो। लेकिन वो गाना आज भी ज़हन में है। हाँ, ये देखिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं, और मेरा जो कमर्शियली जो सुपरहिट गाना था, पहला गाना वो वही था। वो हिट हुआ, और इत्तेफ़ाक से अरिजीत सिंह का भी वो पहला गाना था। उसके तुरंत 2-4 या 10-20 दिन के बाद या 1 वीक के बाद ही उसका, अरिजीत सिंह का वो क्योंकि तुम ही हो आ गया था, तो फिर वो अरिजीत हुआ। और फाइनली एक यहाँ एक बात आ गई अरिजीत से जुड़ी हुई, कि उसने बहुत सारे गाने इंडस्ट्री में गाए हैं, सुपरहिट गाने। मेरे भी उसने कई गाने गाए हैं। पहला गाना उसने वो मेरा गाया था, और फिर उसको जो नेशनल अवार्ड मिला जिस गाने पे, इत्तेफ़ाक से वो भी मेरा ही गाना था, बिन्ते दिल। उस पे अब भी तक, आएँगे। हाँ, अब तक उसको, अच्छा कमाल देखिए, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि उस गाने, उस फ़िल्म के म्यूज़िक पे और गानों पे 3 लोगों को नेशनल अवार्ड मिला। उसमें से नंबर 1 अरिजीत सिंह, जिनको पहला अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड। उन्होंने सैकड़ों गाने गाए हैं, हिट भी हैं। और दूसरा अवार्ड मिला संजय लीला भंसाली जी को, और तीसरा अवार्ड मिला कृति महेश, जो उस फ़िल्म की कोरियोग्राफ़र थी। तो ये कहीं लगा मुझे कि यार, बाकी सबने म्यूज़िक में इतना अच्छा काम किया, मैंने कुछ ख़राब काम किया था कि मुझे नहीं मिला। जबकि मेरे गाने पे ही धुन बनी, मेरे गाने को ही सिंगर ने गाया, और मेरे गानों पे ही उस जो कोरियोग्राफ़र ने कोरियोग्राफ़ किया। तो मेरी कहाँ उसमें कमी रह गई, मेरे को समझ नहीं आया। तो ये एक थोड़ा-सा था।